राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ एक ऐसा राजवंश है जिसने हमेशा सत्ता से ऊपर स्वाभिमान को रखा। तो आइए आज इसी राजवंश के बलिदान और स्वतंत्रता की इस शानदार कहानी को समझते हैं। और पता है, यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। ये सत्ता और सम्मान के बीच के संघर्ष की वो गाथा है जो मेवाड़ के हर शासक के फैसलों में हमें बार बार दिखाई देती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मेवाड़ सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसे राजपूताना की आत्मा क्यों कहा जाता था। देखिए, मेवाड़ को राजपूताना की आत्मा इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ के शासकों ने कभी भी किसी भारी ताकत के सामने पूरी तरह से घुटने नहीं टेके। ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि राजपूत पहचान और उस प्रतिरोध का सबसे बड़ा सेंटर था। अगर आज के राजस्थान के नक्शे पर देखें तो मेवाड़ का जो ऐतिहासिक क्षेत्र है वो मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में फैला हुआ है। यही वो धरती है जहां मेवाड़ के उस गौरवशाली इतिहास को लिखा गया। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस महान राजवंश की शुरुआत आखिर कैसे हुई और किसने की। मेवाड़ पर सबसे लंबे समय तक गुहिल वंश ने राज किया, जिसके संस्थापक थे गुहादित्य। ये एक सूर्यवंशी वंश था, मतलब वो खुद को सूर्य देवता का वंशज मानते थे। उनकी जो शुरुआती राजधानी थी वो थी नागदा, और आगे चलकर यही वंश सिसोदिया वंश कहलाया। ये जो नाम हैं, ये एक तरह से हमारी इस कहानी के सबसे अहम किरदार हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। राणा हम्मीर से लेकर महाराणा प्रताप तक हर एक शासक ने मेवाड़ की इस विरासत को अपने अपने तरीके से मजबूत किया। राणा हम्मीर का नाम यहाँ पर समझना बहुत बहुत जरूरी है। इन्हें सिसोदिया वंश का असली संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत के कमजोर पड़ते ही चित्तौड़गढ़ को वापस जीता और मेवाड़ को एक बार फिर एक आजाद और ताकतवर राज्य बनाया। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आता है, मेवाड़ की आर्थिक ताकत का जो एक बहुत बड़ा जरिया थी, यानी जावर की, जस्ता की खानें, वो किसके शासनकाल में विकसित हुई? और इसका जवाब है राणा लाखा। देखिए, इन खानों से जो आर्थिक मजबूती मिली ना, उसने मेवाड़ को सिर्फ अमीर ही नहीं बनाया, बल्कि भविष्य के बड़े बड़े निर्माणों और सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए पैसा भी दिया। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसी भी राज्य के लिए कितनी जरूरी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेवाड़ के उस दौर की तरफ जिसे उसका स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। ये एक ऐसे असाधारण शासक का दौर था। ये दौर था राणा कुंभा का, और वो कोई साधारण राजा नहीं थे। वो एक वीर योद्धा तो थे ही, लेकिन साथ ही एक महान विद्वान, एक संगीतकार और एक कमाल के निर्माता भी थे। उनके समय में मेवाड़ ने वाकई हर फील्ड में तरक्की की। जरा ये नंबर देखिए, 84, 84। ऐसा माना जाता है कि राणा कुंभा ने मेवाड़ में 84 किलों का या तो निर्माण करवाया या फिर उनकी मरम्मत करवाई। ये उनकी दूरदर्शिता और निर्माण कला दोनों को दिखाता है। उनके सबसे बड़े योगदानों में से एक है कुंभलगढ़ का किला, जिसकी दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इतना ही नहीं, उन्होंने संगीत राज और संगीत मीमांसा जैसे संगीत पर महान ग्रंथ भी लिखे हैं। मतलब एक ही इंसान में कितनी प्रतिभा थी। लेकिन सोचिए, इस शानदार युग का अंत कितना दुखद हुआ। विडंबना देखिए कि इतने महान शासक की हत्या किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनके अपने ही बेटे ने कर दी थी। राणा कुंभा के बाद अब मेवाड़ के इतिहास में एक नया चैप्टर शुरू होता है, और ये वो अध्याय था जो था उस समय के उभरते हुए मुगल साम्राज्य के साथ एक बहुत लंबा और निर्णायक संघर्ष। इस संघर्ष की कमान संभाली राणा सांगा ने, और उन्होंने वो कर दिखाया जो उस वक्त लगभग नामुमकिन सा लगता था, यानी सभी राजपूत राजाओं को एक झंडे के नीचे लाकर एक बड़ी मजबूत सेना बनाना। यहाँ मेवाड़ के दो सबसे बड़े, सबसे ऐतिहासिक संघर्ष दिख रहे हैं। एक तरफ राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध, और फिर लगभग 50 साल बाद महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध। ये एक ही कहानी है जो पीढ़ियों तक चलती रही। और जब भी मेवाड़ के उसी स्वाभिमान की बात आती है तो जहन में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, महाराणा प्रताप। उन्होंने कभी भी मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और वो हमेशा के लिए आज़ादी के प्रतीक बन गई। उनकी कहानी उनके वफादार घोड़े चेतक, भामाशाह जैसे दानवीर और जंगलों में बिताए गए मुश्किल भरे जीवन के जिक्र के बिना
अधूरी है। ये सारी चीजें उनके जबरदस्त संकल्प और उस वफादारी को दिखाती हैं जो उन्होंने अपने लोगों में जगाई थीं। तो इतने लंबे संघर्ष के बाद सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या? चलिए देखते हैं कि कैसे ये टकराव एक समाधान तक पहुंचा। तो हुआ ये कि महाराणा प्रताप के बाद उनके बेटे अमर सिंह प्रथम ने 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर के साथ एक संधि की, जिससे पीढ़ियों से चला आ रहा ये युद्ध खत्म हुआ। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ये कोई हार नहीं थी, कोई सरेंडर नहीं था। ये एक सम्मानजनक समझौता था जिसने मेवाड़ की उस आज़ाद पहचान और गौरव को बनाए रखा जो हमेशा से उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। मेवाड़ की कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं का इतिहास नहीं है, ये एक विचार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी इंसान या देश के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, सत्ता या स्वाभिमान। मेवाड़ की ये विरासत आज भी हमें इसी बारे में सोचने की प्रेरणा देती है।